नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। एक बहुत पुरानी सेइंग है जो आप जुडिशरी की भाषा में से अक्सर सुनते होंगे, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। ऐसा तब कहा जाता है जब बहुत लंबे समय तक कोई कानूनी लड़ाई लड़ता रहे अपने अधिकारों के लिए, अपने हकों के लिए, लेकिन फिर भी उन्हें न्यायालयों की ओर से कोई फैसला या कोई सुनवाई या कोई न्याय की उम्मीद ना हो या न्याय ना मिले। अक्सर आपने देखा होगा कि सालों साल तक लोग चक्कर लगाते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के, अदालतों के, और उन्हें कोई न्याय नहीं मिलता। सालों साल से ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि कोई मामला 12 साल से लंबित है और लगातार 12 साल से वो मामला अदालतों के चक्कर काट रहा है, लेकिन आज भी उस पर कोई फ़ैसला नहीं आया है। बात कर रहे हैं हम महाबोधि महाविहार की, जिसका मामला 2012 में नागार्जुन सुरई ससई के द्वारा यहाँ जब फाइल किया गया था वो मामला, और सड़कों पर भी ये लड़ाई लड़ी जा रही थी और साथ ही साथ यहाँ अदालतों में भी उस मामले को लाया गया था। तब से ये मामला चल रहा है और अब हम खड़े हैं 2025 में, जब ये मामला 12 साल से ज़्यादा हो चुका है। और जब लास्ट 16 मई को इस मामले की सुनवाई हुई, तब इस पर बात करते हुए जस्टिस दीपांकर दत्ता और प्रसन्ना बी वराले, ये 2 जस्टिस हैं जिनके अंदर ये मामला था, उन्होंने भी बड़े अचंभे के साथ कहा कि 12 सालों से ये मामला लंबित है और आपने अब तक इस पर कुछ नहीं किया। इसके साथ बड़े ही नाराज़गी के साथ उन्होंने वकीलों को भी इसके लिए फटकार लगाई और साथ ही उनसे कहा कि 29 जुलाई जो इसकी आखिरी तारीख तय की गई है सुनवाई की, 29 जुलाई को इस पर आखिरी सुनवाई होगी। तब तक आप अपने सारे जो भी आपको गवाह और बाकी चीज़ें ऐड करनी है वो कर लीजिए। 29 को अब हम इस पर सुनवाई करेंगे, इसे और नहीं टाला जाएगा। तो 12 सालों के इस इंतज़ार के बाद अब जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये एक कड़ा फैसला आता है कि 29 तारीख इसकी आखिरी सुनवाई की तारीख दी जाती है, तो एक उम्मीद भी नज़र आती है। लेकिन साथ ही ये भी देखना होगा कि पिछले 12 सालों से आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा था। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हमारे साथ बलराज मलिक जी हैं, पेशे से अधिवक्ता हैं, और सबसे बड़ी बात कि महाबोधि महाविहार के पूरे मामले को खुद वहाँ जाकर समझ भी चुके हैं। जब एक डेलीगेशन दिल्ली से निकला था महाबोधि महाविहार का मामला समझने के लिए और वहाँ पहुँचा था, तो उसमें सर भी मौजूद थे उस डेलीगेशन में। तो सर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक मामला 12 सालों से लगातार सुप्रीम कोर्ट में है और जब फाइलें भी धूल खा चुकी होंगी तमाम चीज़ों के बाद, अब जाके जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और आखिरी डेट दी है 29 जुलाई की, आपको लगता है इस पर कोई अहम फैसला आएगा और वो भी जो बौद्धिस्ट हैं उनके पक्ष में? नहीं, अब देखिए, सुनवाई तो अब इसमें होनी चाहिए। अब ये उजागर हो गया मामला पूरे देश के सामने, जुडिशरी के सामने, वकीलों के सामने, और ये देश में लगातार कितने दिनों से लोग धरने पे बैठे हैं वहाँ पर। मैं भी वहाँ गया हूँ, मैंने खुद देखा है कैसे चोरी चकारी से मूर्तियों को, बौद्ध मूर्तियों को, बौद्ध से रिलेटेड मूर्तियों को कपड़ा से ढक के कैसे उनको पांडु बनाया हुआ है। एकदम गलत है, गड़बड़ है वो, सरेआम। और इतनी गुंडागर्दी तो किसी रिलीजियस स्थान पे मैंने देखी नहीं, देश और पूरी दुनिया के अंदर, जितना यहाँ हुआ है। और 49 का ये जो कानून है, ये काला कानून, ये तो धराशायी होना ही चाहिए, अब तक का हो जाना चाहिए था। और इस देश में इससे साबित होता है कि इसकी असली जो संस्कृति, अहिंसा की संस्कृति, भाईचारे की संस्कृति, जिसका मेन स्तंभ है बुद्धिज़्म, तथागत बुद्ध और महावीर जैन, ये सारे के सारे लोग अहिंसा के लिए और लगातार वो करते रहें। और ये सारे के सारे लोग वो लोग हैं जो इस दुनिया को रियलिटी से अवगत करा के गए हैं, रियलिटी से अवगत कराना चाहते थे कि किसी भी चीज़ को सब समझ सकते हैं, सबको समझ के ही किसी बात को मानना चाहिए, किसी की कही हुई बात को नहीं मानना चाहिए। तथागत बुद्ध ने तो एक कमाल की बात कही थी, मैं भी कुछ कहूँ तो उसको भी मत मानो, उसको भी जांचो, जांच के मानो। अस्तित्व में कोई भेद नहीं है, कोई रहस्य नहीं है, कोई ऐसा रहस्य नहीं है किसी को खास लोग समझते हैं, किसी को खास ड्रेस वाले समझते हैं। तो इसलिए अस्तित्व के नियमों को समझो, उनके अनुसार जियो, तो सुख ही सुख है, फिर दुख अपने आप गायब हो जाएगा। इस तरह की बात उन्होंने कही, और वो यूनिवर्सल बात है। यूनिवर्सल बात का मतलब जो बात मैं और आप चेंज नहीं कर सकते। सूरज का निकलना, धरती का घूमना मैं और आप तो नहीं बंद कर सकते, ये प्रकृति प्रदत्त हैं। इसलिए तथागत बुद्ध की शिक्षाएं प्रकृति प्रदत्त हैं, जो प्रकृति में है नियम, उन्हीं नियमों के अनुसार जीना, उन्हीं की वही शिक्षाएं
उन्होंने समाज को दी और उन बातों को रखा समाज के सामने जांचने के लिए, परखने के लिए और उन पर चलने के लिए। और ऐसी जगह, इकलौती जगह जो यूएन द्वारा भी, यूनेस्को द्वारा भी संरक्षित है, एक पहचान है, वैश्विक धरोहर है, उस धरोहर को वर्णवादी लोग, वर्णवादी मानसिकता आज तक उसको कब्जा जमाए हुए और उस कब्जे को पुख्ता करना चाहते हैं। समय आ गया है कि वर्णवादी मानसिकता को धराशायी किया जाए और हकीकत, सच्चाई और एविडेंस पे बेस्ड जो भी बातें हैं उनको सामने आने दिया जाए। तो इसलिए इस केस की सुनवाई से वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। सर, मामला ये भी है कि इस पूरे केस में अगर हम देखें तो 2012 से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मामले की सुनवाइयाँ भी हुई हैं, लेकिन अब जाके जब ये मामला दोबारा सड़कों पर पहुंचा, जब इसको लेकर अनशन पर बैठ गए जो बौद्धिस्ट बनते हैं और बौद्धिस्ट लोग हैं, जब मामले ने थोड़ी तेज़ी पकड़ी, तब दोबारा इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सुनवाई करने के लिए राज़ी हुए। अपने आप में अचंभा है ये देश की न्यायिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था के लिए खतरा है कि कोई केस 12 साल से पड़ा हुआ है, उसको कोई सुन नहीं रहा। ये भी मेंशन किया होगा तभी आया होगा ये केस सामने, किसी ने मेंशन किया होगा इतने साल से केस पड़ा और उसको कोई सुनवाई नहीं हो रही। और ऐसे मामले में खुद सरकार कितनी संवेदनहीन है कि उस तरह के मामलों को वो तो दबाना ही चाहते हैं लोग, उसको सामने लाने के लिए अब तक तो निपटा देना चाहिए था। भाई कोई ऐसा रिलीजियस प्लेस कहाँ है कि जहाँ पे 4 बौद्ध, 4 हिंदू, ये 4 हिंदू नहीं है, इनको हिंदू मत कहो, ये 4 वर्णवादी, ये 4 वर्णवादी हैं। ये हिंदुओं को बदनाम मत करो भाई, वर्णवाद के नाम पे वर्णवाद को एक्सपोज करो। वर्णवाद हिंदुइज्म नहीं है, वर्णवाद हिंदुओं का ठेकेदार नहीं है, वर्णवाद हिंदू नहीं है, ये बिल्कुल अलग हैं। हिंदुओं को तो जानबूझ के गुमराह करके अपने अंदर मिला के उनकी ताकत को कमज़ोर करने के लिए, उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए खुद चीज़ों पे कब्जा और सत्ता पे कब्जा, इवन जुडिशरी पे कब्जा रखने की एक मानसिकता है, ये वर्णवाद मानसिकता। सर, एक तरफ तो यहाँ हमें उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय में जब मामला आया है और अब आखिरी तारीख दी गई सुनवाई की, तो कुछ बेहतर परिणाम हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें कि न्याय व्यवस्था की ओर से ही किस तरीके से इस पूरे आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, तो प्रशासन जो है वो लगातार भंते वीणाचार्य जो इस पूरे आंदोलन को दिल्ली से लीड कर रहे थे, उनको जिस तरीके से बुद्ध पूर्णिमा की रात को जबरन उठाया गया और उसके बाद उन पर जैसे कि एलिगेशंस लगाए गए हैं, उन पर मर्डर धमकी देने तक के, मर्डर की धमकी के भी चार्जेस हैं, इस तरीके की फॉल्स एलिगेशंस के साथ उनको बंद किया गया है। और उन पर आप क्या कहेंगे कि जिस तरीके से प्रशासन लगातार, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट ये कई बार कह चुकी है कि पुलिस का काम लोगों के फंडामेंटल राइट और उनके लीगल राइट बचाने की ड्यूटी है, बिल्कुल, न कि सरकार के इशारे पे काम करके आवाज़ को दबाने का एजेंट के रूप में काम करे। ये जो काम है ये सरकार के एजेंट के रूप में आवाज़ को दबाने का काम है, भंते वीणाचार्य को गिरफ्तार करना, और ये गैरकानूनी है। इसमें पुलिस अफसर अपनी ड्यूटी ना करके किसी के निर्देश पे, इलीगल निर्देश पे काम कर रहे हैं और उन्होंने गलत काम किया। तो क्या ये सारे मामले अब एक साथ कंपाइल होंगे जब सुप्रीम कोर्ट में दोबारा ये मामला आएगा? तो क्या ये जिस तरीके की प्रशासन की ओर से व्यवस्था की जा रही है, प्रशासन जिस तरीके से प्रताड़ित कर रहा है, क्या वो चीज़ों को भी आप लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे, उनकी बेंच पर रखेंगे? यस, मैं तो कह रहा हूँ उनको भी आना चाहिए था। भंते वीणाचार्य के मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए था। उन्होंने जिस मामले में गिरफ्तार हुए हैं, जो मसला है बौद्ध विहार का और ख़ास तौर पे कहाँ का, गया का ऐतिहासिक स्थान का, उस मामले में भंते वीणाचार्य की गिरफ्तारी, झूठे आरोप लगाने का मसला ये खाली एक स्टेट का मसला नहीं है। उससे पूरे देश में जो लोग न्याय के पक्ष में हैं या जो लोग बुद्धिज़्म की शिक्षाओं के प्रति समर्पित हैं, वो बेशक अपने कहीं पे हिंदू लिखते हों, मेजॉरिटी हिंदू असल में उनके साथ है, उनके पास है, उनकी शिक्षाओं को पसंद करती है और मानसिकता बुद्धिज़्म की है। वर्णवाद एक है जो हिंदुओं की मानसिकता को हिंसकवादी बनाने की ओर अग्रसर है, ऐसा लोगों का मानना है। आप लोगों की क्या तैयारियां हैं सर 29 जुलाई को, क्योंकि आखिरी फैसले का दिन होगा, और उससे पहले कानूनी तौर पर अगर मैं जानना चाहूँ आप लोगों की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि ये आखिरी मौका है शायद आप लोगों के पास? देखिए, ये तो उसी दिन तो फैसला होना नहीं, इस पर लंबी बहस चलेगी, लोग अपने अपने एविडेंस देंगे, और जो लोग वर्णवादी मानसिकता के जो लोग हैं, जो सिस्टम है जो काम कर रहा है, वो सब गुमराह करने की भी कोशिश करेंगे कोर्ट को। तो जो लोग
तथागत बुद्ध के पक्षधर हैं या उस स्थान की रियलिटी वास्तविकता के पक्ष में खड़े होंगे, उनको मजबूती से सामना करना होगा। और आई होप फैसला बुद्ध विहार के पक्ष में होगा, जनता के पक्ष में होगा, सच्चाई के पक्ष में होगा और ये स्थान मुक्त होगा, वर्णवादियों से मुक्त होगा ये स्थान। ना बिहार सरकार की ओर से इस पर अब तक कोई भी बयान और ना ही किसी तरीके की कोई उनसे स्पष्टीकरण, ना ही केंद्र सरकार की ओर से। अब एक ही मात्र जो वक्फ पे भी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से राहत दी लोगों को, जिन लोगों की सरकार ने नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी, सुप्रीम कोर्ट ने सुना। सुप्रीम कोर्ट को पता था ना कि देश इसके साथ है। आप सरकार तो माइनॉरिटी की सरकार चल रही है देश में, सरकार हमेशा माइनॉरिटी में होती है जब गलत काम करती है। आप देख लीजिए कितने % वोट हैं उनके पास जो सत्ता में हैं और कितने % वोट हैं जो सत्ता से बाहर हैं। जो लोग देश के वोट ज़्यादा किसके हैं? पार्लियामेंट में संख्या के आधार पे मेजोरिटी काउंट होती है, वहाँ बशर्ते ही मेजोरिटी बीजेपी की हो, मगर देश की असली मेजोरिटी बीजेपी के खिलाफ है। तो वो जो खिलाफ वाली मेजोरिटी है उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। उसको ख्याल रखे बगैर कोई जुडिशरी भी काम नहीं कर सकती देश के अंदर, सही बात पे पहुंच नहीं सकती। एक और अच्छी चीज़ जो लोग अपने पक्ष में समझ रहे हैं, जो बौद्धिस्ट लोग हैं, उनका ये मानना है कि पहले बौद्धिस्ट चीफ जस्टिस मिले हैं इंडिया को। तो इसमें मैं इस बात को मैं नहीं कहना चाहूँगा कि बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस मिले हैं तो बुद्धिस्ट लोगों को न्याय मिलेगा और ब्राह्मण चीफ जस्टिस मिले हैं तो वर्णवाद को न्याय मिलेगा। इस बात में हमें नहीं जाना चाहिए। मगर ये चीफ जस्टिस वो चीफ जस्टिस हैं जो डिसेंट वाइस, दबे कुचलों की, लोगों के फंडामेंटल राइट की जो बात है उसके पक्ष में काम करें। ये उनकी पहचान है। बुद्धिस्ट उनकी पहचान नहीं है, वो छोटी पहचान है। ये इस मामले में भले आदमी है, समाज से आते हैं, इनको पता है, दर्द और पीड़ा का पता है और मेजॉरिटी समाज जो है उसकी भावनाओं का पता है। और मेजॉरिटी समाज को बहुत सारी उम्मीद है प्रेजेंट चीफ जस्टिस से, चीफ जस्टिस गवई से। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे इस तमाम मुद्दे पर इतनी प्रखरता से बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।